नमस्कार एंड प्रणाम भोली भैजी अंडाजू। आप सुन रहे हैं अपने शहर का कड़क रेडियो स्टेशन रेडियो आईबैक्स तिराना 88.4 FM। मी योर होस्ट आरजे छाया। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के कभी काम नहीं आती है। लोग रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए शहरों की चकाचौंध में कहीं खो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान अपनी आलीशान जिंदगी जो शहर में वो जी रहा है उसे छोड़कर अपने आखिरी सांसों के सफर में अपनी माटी की खुशबू को ढूंढने निकले? क्या हो जब कोई पढ़ा लिखा यूथ रील्स और इंस्टाग्राम से आगे बढ़कर अपने दादा और परदादा के वीरान पड़े गांवों को फिर से आबाद करने की ठान ले? जी हाँ, इसी जबरदस्त जज्बे, इमोशन और उत्तराखंड की असली आत्मा को बड़े पर्दे पर लेकर आई है फिल्म घंगतोल। और आज हमारे स्टूडियो में कोई आम मेहमान नहीं आए हैं, बल्कि हमारे साथ में मौजूद हैं वो पूरी सेना जिसने इस फिल्म को मुकम्मल किया है। तो स्वागत करते हैं घंगतोल के पिलर्स, प्रोड्यूसर्स संजय जोशी जी और सुधीर धर जी का, इस खूबसूरत सी कहानी को डायरेक्ट करने वाली सुशीला रावत जी का, और अपनी अदाकारी से उत्तराखंड का दिल जीतने वाले हमारे अपने एक्टर्स पद्मेंद्र रावत जी और ममता कर्नाटक जी का। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज पहाड़ों की बातें होंगी, पलायन की बातें होंगी, यहाँ के कमाल के टैलेंट की और आज के यूथ की उस मोटिवेशन की बातें होंगी जिसकी उत्तराखंड को सबसे ज्यादा जरूरत है। आप सबका रेडियो आईबैक्स तिराना में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। संजय जी और सुधीर जी, मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में फिल्मों को थिएटर या किसी बड़े कॉमर्शियल लेवल पर ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में घंगतोल जैसी रिवर्स माइग्रेशन पर आधारित पर फिल्म बनाना ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। और आपने इस फिल्म को बनाने के लिए क्या सोचा, मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, पहले तो सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें अपने कार्यक्रम में बुलाया और एयर शो किया। इस कहानी के पीछे अगर आप कहें तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। मैं एक छोटा सा आपको वाकया बता देता हूँ कि ये फिल्म की शूटिंग हुई है रैथल में, उत्तरकाशी से ऊपर, और वो जो गांव है रैथल, उधर जीरो माइग्रेशन है। एक भी आदमी उस गांव का बाहर नहीं जाता है और ना चाहता है। वहाँ क्रैश क्रॉप होती है, लोग बड़े संपन्न हैं, और ये जो शूट में आप देखेंगे वो गांव उत्तराखंड के बहुत सारे गांव से अलग है जी। पर आज की दुनिया जहाँ आपने कहा रील और इंस्टाग्राम से एक नैरेटिव सेट हो जाता है, उत्तराखंड में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी चीज को लेते हुए, क्योंकि एक नैरेटिव बन गया कि यहाँ गांव बूता हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ बहुत रोजगार है, यहाँ बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिन पे आदमी काम कर सकता है और अपनी जीविका कमा सकता है, बनिस्बत वो जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास में बैठा है। तो हमारा इस जो फिल्म का बनाने का एक मेन कारण यही था कि रिवर्स माइग्रेशन जो है उसको प्रोत्साहित किया जाए। यहाँ बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिनको जिया जाए जी। सुशीला जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने शहर और कैंसर, शहर की जो भागदौड़ है, कैंसर है, और गांव से मिट्टी का जो जुड़ाव है किसी भी इंसान का, आपने ये सारी भावनाएं इस फिल्म में पिरोई है। बतौर एक्टर सबसे मुश्किल सीन कौन सा था जिसे स्क्रीन पर उतारने के बाद आपकी आंखें खुद भी नम हो गई थी? देखिए, फिल्म जो हमने बनाई वो अपने आप में एक उदाहरण हमने पेश किया कि हाँ, रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है। और जो हमारा हीरो है वो अपने यूके ट्रिप छोड़कर और वो गढ़वाल आता, अपने कहता मैं यूके ही तो जा रहा हूँ, से मैं, वो उत्तराखंड है, वो यूके है, तो कहता मैं यूके ही जा रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं पापा। जब वो वहाँ आता है, पर जब 35-40 साल बाद दो भाई आपस में मिलते हैं, उनका जो मिलन है वो पब्लिक के हार्ट को मतलब पूरी तरह से एकदम बम्प कर गया वो, बिल्कुल से कि हाय राम, ऐसा। और ऐसा ही हर एक की कहानी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब उत्तराखंड आना चाहते हैं, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो नहीं जा पाते, और उनके मन में होता है। पर जब दो भाइयों का मिलन होता है, भाई कभी किसी भी हालत में झगड़ा हो सकता है, पर दिल से वो कभी अलग नहीं होते। जब दोनों भाइयों का मिलन होता है तो मेरे ख्याल हमारी पब्लिक जो थी ना, सन हो गई। वो सबसे बढ़िया सीन है मेरी फिल्म का जी। बहुत अच्छी बात है कि आपकी फिल्म एक संदेश पहुंचा रही है। पद्मेंद्र जी और ममता जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपको पहली बार घंगतोल की स्क्रिप्ट सुनाई गई तो वो कौन सी बात थी जिसने आपको कहा कि तुरंत हाँ भाई, मुझे अब इस फिल्म में काम करना है? मैं अभी तक काफ़ी फिल्मों में काम कर चुका हूँ जी, लेकिन मेरा एक सपना था कि
नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना कब मेरी फिल्म में आएगा। और ये चांस ऐसा रहा कि इससे पहले भी जिस फिल्म में भी मैंने काम किया तो उस फिल्म में नरेंद्र सिंह नेगी जी ने कोई भी गाना नहीं गाया था, लेकिन सुशीला रावत जी ने इस फिल्म में जो मेरे को गाना दिया है, जो अभी बज रहा था, उठा चम आवा बहर, तो ये मेरे को मतलब कहते हैं ना कि मेरा ड्रीम पूरा हुआ कि नरेंद्र सिंह जी का गाना मेरे को मिला। और वो एक ऐसा किरदार खिमदा का इन्होंने मुझको दिया है जो कहानी को आगे लेके जाता है, जन जागरण करता है कि अच्छे दिन आएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मुझे इस फिल्म में ये नेगी जी का गाना मिला। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम एंड फॉर इनवाइटिंग अस। जहाँ तक बात है इस फिल्म की, तो जैसे पद्मेंद्र जी ने बोला कि मैं भी एक एक्टर हूँ और एक एक्टर की हमेशा भूख जो होती है ना वो मिटती नहीं है। तो मैंने भी कई सारे प्लेस किए, कई सारी फिल्में की, बट मैं एक्चुअली जन्म से पहाड़ी नहीं हूँ, परण से पहाड़ी बनी शादी के बाद। तो अंदर में एक ख्वाहिश थी कि कभी कोई पहाड़ी मूवी करूँ और गढ़वाली मूवी करने का बहुत शौक था। तो मेरा ये ड्रीम पूरा किया सुशीला रावत मैम ने कि मुझे गढ़वाली मूवी में चांस दिया। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी कि बीइंग अ नॉन उत्तराखंडी मैं एक उत्तराखंडी फिल्म का हिस्सा बन रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो आपने पूछा ना कि क्या चीज़ ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो सबसे पहला अट्रैक्शन तो अपने आप में जोधा फिल्म्स जो एक प्रोडक्शन हाउस है, जो उत्तराखंड का सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन हाउस, और उसके बाद सुशीला रावत मैम जो उत्तराखंड की बेस्ट डायरेक्टर, फर्स्ट लेडी डायरेक्टर। तो जब ये कॉम्बिनेशन आपको सामने दिखता है तो आई थिंक वो फिर फास्ट फूड नहीं होता, वो डिलक्स थाली के जैसा लगता है। लगता है कि बस खा लो। और इस फिल्म में आप देखेंगे कि इन्होंने इतनी बढ़िया गढ़वाली बोली है कि कोई बता नहीं सकता कि ये गढ़वाल की रहने वाली नहीं है। ये सब मैम का कमाल है। क्या बात है। सुशीला जी, अक्सर हम कहते हैं कि उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, बस सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इस फिल्म की जब आप कास्टिंग कर रही थी तो उस टाइम पे आपको लोकल कलाकारों में ऐसा क्या दिखा जो बड़े शहरों के एक्टर्स में नहीं मिलता है? कुछ ऐसा था कि लोग जो हमारे पुराने कलाकार हैं ना, थोड़ा सा लोग हो जाते हैं, बार बार वही चेहरे दिखाई देते हैं। तो हमारे थीम था कि इस बार हम नए बच्चों को देंगे, नए बच्चे आगे आएंगे तो हमारी संस्कृति और आगे जाएगी, क्योंकि उनके अंदर एक जिज्ञासा डालनी थी लैंग्वेज की। बच्चे बोलते ही नहीं, तो इसी इसमें बच्चे बोलना सीख रहे कि हाई हमें काम मिलेगा ये। तो उसके लिए वो एक हमारा थीम था। इसके लिए हमने ऑडिशन लिए, एक दिल्ली में लिया हमने ऑडिशन, फिर हमने देहरादून में लिया। तो हाँ, दोनों जगह हम लोग गए। तो उसके बाद वो ऑडिशन करके जो क्रीम हमें मिली ना, वो मैंने आप सबके सामने रखी। जी। तो मेरा जो सवाल है वो संजय जी और सुधीर जी से है कि आपको क्या लगता है, घंटोल जैसी जो फिल्में हैं, उत्तराखंड का जो सिनेमा है धीरे धीरे करके उसका चेहरा बदल रहा है, तो ये पिक्चर किस तरह से चेहरा बदल सकती है उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री का? और अब वो दौर अब आ चुका है जब पहाड़ का युवा मुंबई या दिल्ली भागे बिना यहाँ के सिनेमा को अपनाए और यहाँ के सिनेमा में अपना करियर बनाए? मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि जो 70 अपना जो कैन आई स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई एम नॉट उत्तराखंडी एज सच, आई कैन स्पीक इन हिंदी कि दी लेवल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो है इट इज गॉन अप मच अप इन द रिसेंट पास्ट। तो उस लेवल के हिसाब से जो हमारी फिल्म है, आपने जो कैमरा यूज़ किया है और जो बाकी हमने साउंड रिकॉर्डिंग का जो टेक्नीशियंस आए हैं बाहर से, तो वो लेवल ऑटोमेटिकली एक फिल्म को उस लेवल पर ले गए हैं। इसके अलावा जो आप देखोगे, इन केस यू कंपेयर इट विद बॉलीवुड और एनी अदर सिनेमा, हमारी जो प्रोडक्शन थी ये बहुत ही बढ़िया थी। इट कैन बी कंपेयर टू एनी वन इन बॉलीवुड या अपने जो अपने साउथ की फिल्में आ रही हैं, मराठी फिल्में आ रही हैं, उनसे भी समटाइम्स सब लोग कह रहे हैं कि यार आपकी बॉलीवुड के करीब टक्कर की फिल्म आपने बनाई है। और स्टोरी लाइन, उसका जो कास्टिंग, उसकी जो एक्टिंग प्लस कैमरा साउंड, वो सब ए लेवल की थी। डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया। हाँ, उसमें जैसे इन्होंने बताई दिया, एक एरिया एलेक्सा कैमरा होता है विच इज शॉट, सारी बॉम्बे की पिक्चर जो है उस पर शूट होती हैं बिग फिल्म्स। ऐसी एक
आप देखेंगे लोग साउंड करते हैं, उसके बाद डबिंग करते हैं। इस पिक्चर में रियल टाइम साउंड था, तो साउंड इंजीनियर उसके पीछे लगते हैं। उससे क्या होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिससे देखिए आदमी सिनेमा देखना चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड का सिनेमा उस लेवल पे हो कि जो अब यंग बच्चे आपके जैसे जो लोग जा रहे हैं वो रिलेट करें, हमारी अच्छी पिक्चर बनी है। ये एक वो है, तभी वो देखने जाएंगे, तभी भाषा, बोली, संस्कृति का प्रचार होगा। बिल्कुल जी। इस फिल्म के एक और कलाकार थे कुलदीप जी, वो ज्योतिर्मठ की जो आजकल यात्रा की वजह से वो फंसे हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, तो उनको नमस्कार। मैं पद्मेंद्र जी और ममता जी से पूछना चाहूँगा कि जब लाइव लोकेशंस होती हैं बिना ग्रीन स्क्रीन या कोई और चीज़ का प्रबंध किए बिना, तो उसमें शूट करना कितना चैलेंजिंग होता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आपको वो सुविधाएं या उस तरह के इक्विपमेंट नहीं मिल सकते हैं जो मैदानी क्षेत्रों में आपको मिल सकते हैं। और गांव उत्तराखंड के वही हैं कि बुजुर्ग गांव में हैं या महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं, युवा कम हैं, पलायन कर चुके हैं, जॉब पे जा चुके हैं। तो जिस गांव में आपने इसकी शूटिंग की, उत्तरकाशी रैथल, और आपने कहा कि उसमें 0 पलायन है, तो क्या वहां पर जब आप ये शूटिंग कर रहे थे वहां का अनुभव कैसा था आपका, और उसके साथ ही वहां के लोगों ने मदद करी शूटिंग के दौरान आपकी? जी, रैथल गांव जैसे आप सबको पता है कि बहुत ही खूबसूरत गांव है जी उत्तरकाशी में। तो ये तो बात है कि पहाड़ में शूट करना वाकई मुश्किल काम होता है। इक्विपमेंट्स को उस हाइट तक लेकर के जाना, कई जगह तो रोड होती हैं लेकिन कई जगह पैदल लेकर के जाना पड़ता है। और दीदी ने तो, हमारी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने तो जो लोकेशंस वो देख करके आई थी पहले, तो उन्होंने कहा भाई यहीं पर यही शॉट चाहिए मेरे को। तो एक 1.5 घंटा पैदल चल करके, कंधे पे सामान लेकर के, कैमरा, रो इक्विपमेंट, लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स सब लेकर के चल रहे हैं जी। थक रहे हैं लेकिन चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो फिर वो जब उसका रिजल्ट पर्दे पे देखते हैं तो फिर वो थकान, वो जो भी कठिनाइयाँ वहाँ पे आई हम लोगों को, वो सब भूल जाते हैं। तो वाकई पहाड़ में शूट करना तो मुश्किल काम होता है। एक तो लोकेशन इतनी दूर होती है, दिल्ली से रैथल जाना करीब 16-18 घंटे का रन है गाड़ी से, है ना। तो वहाँ जाकर के सारी व्यवस्थाएं करना, इतनी बड़ी टीम को ठहराना, कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था। लेकिन वहाँ के लोगों ने भी बहुत मदद करी, वहाँ के जितने भी लोग थे। और कुल मिलाकर के हमारी फिल्म वहाँ पर मतलब बहुत ही खूबसूरत बनी है। आप पर्दे पे देखेंगे उसको तो वो एक अलग ही चीज़ बन के आई है। वैसे इन्होंने सब कुछ बता ही दिया है, बट वही चीज़ है। और पहाड़ में शूट करना, मतलब देखिए लोग बहुत, एक तो पहाड़ के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो आपकी बहुत मदद करते हैं। तो हमने जहाँ शूट किया तो मैंने ये फील किया कि वहाँ के लोग बहुत हेल्प कर रहे थे। और हमारी जो लोकेशंस होती थी इतनी ऊपर ऊपर, तो कहते हैं ना कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपको वो सुकून और वो ब्यूटी चाहिए, और अगर आपको वो अच्छी क्वालिटी चाहिए आपकी मूवी की, तो फिर आपको अपने वो कंफर्ट जोन से निकल के जाना ही पड़ेगा, उसको खोना पड़ेगा कंफर्ट को, तभी आपको वो सुकून मिलेगा। तो वो भले ही वो रास्ता बड़ा थकान भरा होता था, और मैं ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होती थी कि जो कैमरामैन, वो सारे टेक्नीशियंस जिस तरह से चढ़ते थे, हम अपने आप को लेकर चढ़ नहीं पाते थे, और वो सारे चीज़ों को लेकर चढ़ रहे हैं, हमारा खाना भी वहाँ पहुँच रहा है। तो और एक वाकया तो ऐसा हुआ था, वहाँ बारिश हो गई थी, हमारी शूट बीच में वो हुई, और उसके बाद हम जब वापस नीचे उतर रहे थे, हमारी टीम में से कितने लोग उस दिन गिरे हैं, यहाँ तक कि मैम भी गिरी, मैं भी गिरी, 2 और फीमेल्स गिरी, ये गिरे, और हम गिरते पड़ते हम नीचे उतरे हैं बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद हमने दूसरे दिन वापस शूट किया है। तो इस तरह की चीज़ें होती है कि हम अपनी सारी तकलीफ़ों को साइड में रखकर बस हमें अपना बेस्ट करना होता है। तो एक्टर्स काफ़ी मुश्किल से हमें एक अच्छी फिल्म दे पाते हैं, और जो मेहनत है पीछे की वो हमें समझना चाहिए। अच्छा, फिल्म का एक मेन मुद्दा है कि अपने जड़ों की तरफ वापस लौटना। अगर हम आजकल उत्तराखंड के यूथ को देखें तो पढ़ाई के लिए या रोज़गार के लिए वो शहरों में चले जाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा वहाँ की चकाचौंध में कहीं खो जाते हैं। ये फिल्म हमारे यूथ को क्या मैसेज देती है? क्या यहाँ रहकर भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है? और ये सवाल मेरा पूरी टीम से है। बिल्कुल, क्योंकि ना मेरा मैसेज ही ये था। आईएएस जो मेरा हीरो है, आईएएस बनके वो जब पूरी लाइफ, मतलब परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो जा ही नहीं सकता, भाई से कटपट हो जाती है, पर कहीं ना कहीं उसके मन में, दिल के कोने में वो
सोचता है कि मैं अपने भाई से मिलूं, कैसे करूं, पर उससे हिम्मत नहीं हो पाती। और यही हम सब उत्तराखंडियों की एक वो है कि जाहिर है लोग बोलेंगे हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे इतने सालों बाद। तो वो सब परिस्थितियां जब ऐसी हुई तो उसके बाद जो मैंने मैसेज दिया, भैया अपने कभी पराई नहीं होते, आप जाओ वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। और मैंने अपने हीरो को वहां भेजा और लोगों ने एक्सेप्ट किया और वहां जाके उसने अपने उसके लिए काम किया। उसने हमने कीड़ा जड़ी का हमने जिक्र करा उसमें, तो उसके प्लांट लगाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है, छोटे से एक रूम में भी बन जाता। तो वो हमने एक मैसेज दिया कि आप आयुर्वेद को हमने वो करा कि आयुर्वेद हमारे लिए दो मैसेज जो इसमें मेन जाते हैं। एक तो ये कि यहाँ बहुत सारे रोजगार के साधन हैं, उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा ये है कि देखिए लोग जो बाहर जाते हैं, ये हर वैश्विक समाधान इसका कोई नहीं है। आदमी तरक्की के लिए आगे जाएगा। हमें जाके वही ना बस जाएं, जाके अपने रूट से जुड़ें, अपने गाँव को विजिट करें, अपने शहर को विजिट करें, अपने लोगों को विजिट करें, अपनी कल्चर को रखें। जाना नौकरी के लिए सब आदमी बाहर जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई न्यूयॉर्क जाता है, पर वापस आए अपने शहर, अपने गांव। जी सर, मेरा सवाल आप दोनों से है, मैम आपसे भी, कि फिल्म में हमें ये दिखाया गया है कि जब यहाँ की यूथ बाहर जाती है, फिर वो जब वापस लौटती है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में, अभी मेरा इससे पहले जो सवाल था वो यही था कि पहाड़ों में क्या अपना करियर बनाना मुश्किल है। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि फिल्म में जो दिखाया गया है, अगर उससे हट के हम रियलिटी की बात करें, तो क्या सच में हमारी यूथ को यहाँ पे अपना करियर बनाने में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है? मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस पर क्या कहता है? बिल्कुल, ये तो बात सच है कि पहाड़ में रोजगार, एक अच्छा रोजगार पाना मुश्किल है और मुश्किल भी नहीं है। उसके पीछे सारी परिस्थितियां ये डिपेंड करेंगी कि वो किस तरह के रोजगार में जाना चाहते हैं, सरकार उनको किस तरह से हेल्प करती है, कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनके लिए राइट क्या चीज है, किस तरह का रोजगार उनको चुनना चाहिए। उससे पहले उनको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा कहीं से एक्सपीरियंस ले लें, किसी के साथ थोड़े दिन जुड़ करके, तो एक अच्छा रोजगार किया जा सकता है। और अब तो सरकार भी रोजगार के लिए लोन दे रही है, ये कर रही है। लेकिन हाँ, ये बात तो सत्य है कि पहाड़ में रह करके रोजगार करना शहर के बनस्पत थोड़ा मुश्किल है। ये मुझको लगता है मुश्किल है, पर नामुमकिन अब नहीं है, बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कई लोग जो शहरों में रहते हैं वो ऑनलाइन चीज़ें पहाड़ में बैठकर भी कर रहे हैं। जैसे कई साइट्स चल गई है, पहाड़ी ल्यून बिक रहा है, बड़ी बिक रही है, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, पहाड़ का आटा, पहाड़ का घी, जो लोग अपनी जगह पे ही रहकर वहीं पे उन्होंने अपना एक फार्म हाउस टाइप का बना लिया। मेरे जानने वाले कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली छोड़ दिया, मतलब यहाँ तक कि एक जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने वहां छोड़कर वो कोटद्वार में जाके बस गए और वो वहीं से अपना जो फोटो जर्नलिज्म है वो करते थे। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है थोड़ा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जोक्स, मतलब सीरियसनेस को अगर हम दूर हटाएं तो हमारी फिल्म घंगतोल ने कम से कम कलाकारों को ये मौका दिया है कि अब आपको बॉलीवुड भागने की जरूरत नहीं है, हॉलीवुड में भी आपको बॉलीवुड का मजा मिलेगा। क्योंकि हमारी इस फिल्म ने एक्चुअली उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री की दशा को भी बदला है और उसे एक एक्चुअली नई दिशा भी दी है। बिकॉज ये पहली फिल्म है जो पूरे एक साथ 12 हॉल में लगी और उसके बाद वो पूरे एक हफ्ते जो चली है, हर हॉल में 12 के 12 हॉल में हाउसफुल रही। मैं खुद एक हॉल में जहाँ पे थी, मैं मिराज में, मैं आपको बताती हूँ, धुरंधर लगी हुई है। धुरंधर में मुश्किल से 7 या 8 लोग जा रहे थे वीकडे में, सैटरडे संडे वहां भी भीड़ होगी, लेकिन हमारे हॉल में वीकडे में भी 180 की कैपेसिटी है, तो 180 से ऊपर लोग आ रहे थे। हमें भेजना पड़ रहा था वापस कि आज पॉसिबल नहीं है। तो ये एक जीत है। और उसके बाद DIFF में 2 बार सिलेक्ट होना फेस्टिवल में, और फिर मैम को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलना, तो ये अपने आप में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट दे रहा है ना, कि लोगों को लग रहा है कि हाँ, उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ऊपर तक जा सकती है। और उन्होंने ऊपर तक पहुंचा दिया हमारी SSS की जोड़ी ने सुधीर धर जी, संजय जोशी जी और सुशीला रावत में। अरे वाह। तो एक ऐसा ही, मतलब ये सवाल एक्टिंग से जुड़ा हुआ है कि अक्सर आजकल, आप तो मंझे हुए कलाकार हैं, लेकिन नॉर्मली हमें आजकल जो कैमरे की दुनिया है उस हिसाब से देखा जाए तो आजकल के जो यंगस्टर हैं,
सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, रील्स पर, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वहाँ उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त लगती है कि हाँ भाई ये कुछ कर सकता है। लेकिन जब ओरिजिनल जो थिएटर का कैमरा होगा, जब रोल, साउंड, एक्शन का शब्द होगा तो वो थोड़ा हिचकिचा जाते हैं। तो उन युवाओं को आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे, खासकर एक्टिंग के मामले में, जो इस क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं? मैं तो कह रही हूँ सबसे पहले उन्हें थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। थिएटर उनकी झिझक, उनका कॉन्फिडेंस, झिझक हटाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। और जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो तुम कोई भी कैमरा ले लो, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, आप अपना नंबर 1 ही देंगे। तो ये है। और उसके बाद जो रील की दुनिया की जो आपने बात करी है, वो सिर्फ अपने कमरे में बंद होकर अपना फेस लेकर, अपने आप में तो इंसान कुछ भी कर लेता है ना, वो खुद ही करते हैं। जब उनके 4 लोगों के सामने जाएंगे तो उनकी भी घिघी बन जाएगी। तो ये है, रील की दुनिया अलग है। और कई बार ऐसा होता है कि कई 100 लोग खड़े हैं और आपकी एक्टिंग देख रहे हैं और वो पीछे मजाक कर रहे हैं और आपको बिल्कुल इमोशनल शॉट देना है। मेरे साथ एक वाकया ऐसा हुआ कि नीचे होली का गांव में चल रहा था, होलियार आ रखे थे, ढोल वोल बजा रहे थे और ऊपर मुझे रोने का सीन करना था, एक नॉर्मल वाला सीन। तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, साउंड भी सुनाई नहीं दे रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा को आर्टिस्ट क्या बोल रहा है। तो हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से हो जाता है और वो चीज़ निकल जाती है। और ये सब लोग थिएटर के आर्टिस्ट हैं। बेसिकली उन्हें रील से निकलकर रियल बनना पड़ेगा। जो थिएटर का आर्टिस्ट की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो रीटेक नहीं करता है। थिएटर में रीटेक नहीं होता है। हाँ, फिल्म में रीटेक होता है बड़ी बार। तो थिएटर जो है उस एक ऐसे आपको कॉन्फिडेंस देता है, डायलॉग डिलीवरी का, परफॉर्मेंस का, विद नो एरर। तो जब आप देखेंगे जितने भी इवन जो बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं, जब थिएटर से फिल्म में आते हैं वो बिल्कुल मजे हुए कलाकार की तरह काम करते हैं। और मेरी इस फिल्म में ना सबसे बड़ी बात ये है कि 100 कलाकारों ने काम किया और सारे के सारे, एक आधे को छोड़कर, 2-4 ये प्रबंधक वगैरह इनको छोड़ के सब डेब्यू कर रहे थे। इवन मेरा विलन भी डेब्यू कर रहा था। और उससे बहुत बढ़िया काम किया। जो प्रधान बनाया हमारी फिल्म का, उसने भी बहुत अच्छी, फर्स्ट टाइम ही केम फर्स्ट टाइम एंड ही एक्टेड सो वेल। दिख रहा है कि ही विल बी अ वेरी गुड एक्टर इन फ्यूचर। Exactly. और जो हमारे फिल्म के हीरो हैं, उन्होंने 3 एज को प्ले किया। वो बहुत ही चैलेंजिंग, वो खुद यंग है और उसके बाद उन्होंने 24 प्ले किया, उसके बाद 44, 45 प्ले किया, फिर 60 प्लस प्ले किया। और अगर आप मूवी देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब यू विल फील सो स्टन्ड कि मतलब यार एक इंसान 3 अलग अलग पहलुओं को जीवन के दिखा रहा है। असल में उसने जो एक उसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो उसने अपना 10-12 किलो वजन कम किया ताकि मैं और यंग दिखूं। रात को खाना नहीं खाना 5-6 बजे के बाद। तो ये होता है, जब आदमी को चैलेंज मिलता है तो आदमी वो एक अच्छा आर्टिस्ट पूरी कोशिश करता है। उसी तरह से जैसे मैंने इस फिल्म में पुलिस में रहते हुए, मैं दिल्ली पुलिस में एसीपी हूँ, तो पुलिस में रहते हुए भी मैंने किस तरह से, आप सोचिए कि मैंने दाढ़ी बढ़ा ली होगी और अगले दिन मुझे वहाँ शूट पे पहुंचना था। बॉस को बोला सर जरा चेहरे पे दाने हो रहे हैं, ये हो रहा प्रॉब्लम हो गई, 2-4 दिन कर करके, और मैं बस ऐसे ही बेवकूफ बनाता चला गया हूँ। तो मजा कर रहा हूँ क्योंकि और मैं अगर वैसी दाढ़ी लगाता वो अलग दिखती, तो वो पर्दे पे जब क्लोज शॉट करता है तो वो दिखती है ना। तो ओरिजिनल दाढ़ी चाहिए थी तो वही दाढ़ी बना करके रहा। तो ये ऐसा एक आर्टिस्ट को करना पड़ जाता है। तो ऐसे ही कुलदीप भाई ने किया और उसने प्रूफ किया कि हाँ भाई, हर जो एज ग्रुप को उसने बिल्कुल परफेक्टली जिया। बिल्कुल एक अच्छा एक्टर वही है जो अपने किरदार में पूरी तरह ढल जाए, उसी किरदार को जिए। क्योंकि ये फिल्म लोकल लैंग्वेज में है, गढ़वाली में है, तो उत्तराखंड के जो यूथ हैं, लड़का लड़की हो, जब वो बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, तो कई बार वो अपनी खुद की लैंग्वेज बोलने में, गढ़वाली या कुमाऊनी बोलने में बहुत ही झिझकते हैं। और ये फिल्म जो है वो हमें अपनी भाषा पे गर्व करना सिखाती है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप शहर गए और आपको अपनी लैंग्वेज बोलने में थोड़ा सा झिझक महसूस हुआ और फिर आपको एकदम से एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि नहीं यही तो हमारी असली पहचान है? क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बाय बर्थ दिल्ली से हूँ। मेरे फादर सिंध में रहते थे, उसके बाद वो दिल्ली आए, तो हम लोग दिल्ली में ही पैदा हुए। और जब तक मेरी मैरिज हुई, मेरे को अपनी लैंग्वेज एक अक्षर नहीं आती थी,
है ना। उसके बाद जब मेरी मैरिज हुई तो वहाँ पे प्रॉपर था भी, वो लोग तभी आए थे गांव से, वो सब अपनी लैंग्वेज में बात करते थे। वो मुझे बहुत अखरी, एक दो वो आए। फिर हम हर गर्मियों की छुट्टी में गाँव गए, गांव जाकर टूटी फूटी जैसी सीखी, बोलने की कोशिश की। उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर ज्वाइन करने के बाद तो हम मास्टर बन गए। अब तो हम तक कोई हारा भी नहीं सबूत। अरे मैं आपको बता लूँ कि मेरा जन्म बीजू दिल्ली में भाई, लेकिन क्या उनसे कि गर्मी की छुट्टी में हम 2-3 महीने को जब गाँव जाना चाहे ना, तो वक्त जो ननी ददी उदी जब जो वो जाना चाहे तो वक्त गढ़ोली बोलना चाहते, तो हमारी जो ट्रेनिंग हुआ है असली गढ़ोल बोलने की, वो गाँव में हुआ है गर्मी की 3 महीने की छुट्टी में। तो हर साल जाना चाहे, फिर घर में भी थोड़ा बहुत माँ बोली चाहिए, बिल्कुल यह नहीं होगा कि हम बिल्कुल हाँ भाई गढ़वाल का चौक बोल देना। और हमारी जो बोली भाषा चाहिए इस्तेमाल ज्यादातर राजीव चौक पर हूँ, जब बहुत ज्यादा देखिए, मैंने तो जिस संस्कृति में जन्म लिया, मैंने उस लैंग्वेज पे भी गर्व किया। मैं मारवाड़ी बोलती आई बचपन से लेके अपने पेरेंट्स के साथ। जहाँ बड़ी हुई उस लैंग्वेज पे भी गर्व किया। बंगाली वो भी मैंने बोला, और जब मैं पहाड़ आई तो मैंने उस लैंग्वेज पे भी बहुत गर्व किया। कुमाऊनी, गढ़वाली दोनों ही मैं बोलती हूँ। तो मैं बहुत प्राउड से बोलती हूँ कि मैं राजस्थान की चेली छो और पहाड़ की बुआरी छो। क्या बात है। तो आजकल हम देखते हैं क्योंकि युवाओं में, पहाड़ के युवाओं की अगर बात करें तो उनमें बहुत सारा टैलेंट है। चाहे सिंगिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, आप रील्स पे देख लीजिए, हर कोई एक्टर है एक तरह से। तो मैं जानना चाहूँगी, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनके अंदर टैलेंट बहुत सारा है, बट उन्हें बड़ा ब्रेक या फिर अगर गॉड फादर की बात करें नहीं मिल पाता है। तो मैं आपसे सुशीला जी और हमारे प्रोड्यूसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप दोनों इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, यहाँ पे हमारे टैलेंट को आगे बढ़ने के लिए क्या दिक्कत आती है? मतलब सही गाइडेंस नहीं मिल पाता या उन्हें पैसों की दिक्कत होती है? मतलब वो सही जगह क्या है जो उन्हें नहीं मिल पाती? देखिए, ऐसा हमारी काफ़ी नई इंडस्ट्री है, अभी डेवलप हो रही है, और बहुत सारे, जो मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जब आप कहते हैं तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, एक से एक बढ़िया करते हैं। दीपक डोबराल हैं वहाँ पे, हमारा हीरो काला है बहुत, जो जितेंद्र बिष्ट हमारा हीरो है इसमें, जैसा कि वो बॉम्बे में ही काम करता है। वरुण कुणाल पंत, ये लोग सब लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं। ये तो हमारे पास देखिए, और इस वर्ल्ड की एक सबसे अच्छी बात है, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। आपको कोई गॉडफादर नहीं चाहिए होता, आपका क्रिएटिविटी निकल के आती है। पद्मेंद्र जी दिल्ली पुलिस में एसीपी हैं, उसके बाद भी इतना जुनून आप लगा लीजिए, 3 दिन से हमारे साथ चल रहे हैं, यहाँ आए हैं। ये सब जुनून जब आप पैदा करोगे तो आपका कला वैसी ही निखर के आएगी और कला का विकास होगा। चांसेस मिलते हैं, दैट इज ऑन द लक। किसी को अच्छा काम मिल जाता है। धुरंधर में अभी आपने देखा होगा, वो कौन है, कई दिन से राकेश बेदी, he was nowhere in the picture, today he is more talk of the town। तो ऐसा। and one more thing, जो भी एक्टर या जिसकी सफलता मिले उसका सिर नहीं चढ़ना चाहिए, he has to be grounded। जहाँ सिर चढ़ गई वो फेम या स्टारडम, तो उसका पतन जरूर होगा। The star goes up only in case he is grounded। और सुशीला जी की खासियत ये है, कुछ तो मजे कलाकार होते ही हैं, बहुत सारे हर फिल्म में नए कलाकारों को लाती हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, हमारे खासकर उत्तराखंड के लोग, कि प्लीज अगर आप ये चाहते हैं कि उत्तराखंड सिनेमा तरक्की करे, तो प्लीज थिएटर पे आइए, ज्यादा से ज्यादा आइए। अभी हमारा सिनेमा अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। सिर्फ हमारी इस फिल्म को छोड़ करके गंगतोल को, कि जिसपे सारे शो फुल रहे, अभी भी जो है और ज्यादा जरूरत है उत्तराखंड के लोगों को सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या होगा कि जब उत्तराखंड के लोग, जब पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखने आला, तो हमारा प्रोड्यूसर भी और अच्छी सी फिल्म बनाला। ये बात तो सच्ची थी कि बोल दिया ना कि प्रोड्यूसर जिंदा है तो कलाकार जिंदा है। तो प्रोड्यूसर कब तक अपना पैसा लगाएगा? तो इसलिए जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, प्लीज आपके शहर में, आपके जहाँ भी आप लोग रहते हैं, वहाँ पर कोई भी गढ़वाली फिल्म लगे, कुमाऊनी फिल्म लगे, तो उसको सपोर्ट कीजिए, जाइए एक बार देखने के लिए। और मैं कह सकता हूँ कि आप निराश होकर नहीं आएंगे। ठीक ठाक थोड़ा बहुत कोई वैसी होती है, कोई अच्छी होती है बहुत, लेकिन कम से कम आप अपनी संस्कृति से जुड़ते तो हैं। ये रिक्वेस्ट है मेरी। मैं आपको एक घटना बताती हूँ, जनून क्या चीज होती है। हमारे जो छोटे भाई का सुशील पुरोहित जी, वो उनका शॉट लगा था, शॉट कर रहा था, वो लेकर आते, उनकी बहू चाय का
गर्म पानी ले आती है, वो उसमें ना बाई चांस मक्खी गिरी हुई होती है, उसने भी नहीं देखा और उन्होंने वो शिप ले लिया और मक्खी उनके मुंह में। अब थूकेंगे तो शॉर्टकट, अगले ने मक्खी साइड में दबा के पूरा सीन दिया और सीन ओके था। ये होता है जुनून। तो संजय जी और सुधीर जी, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, फिल्म में रिवर्स माइग्रेशन दिखाया गया है और ये हमारे दिल को छू जाता है। फिल्म की एक ये बात जो है, असल ज़िंदगी में जब कोई भी इंसान शहर की इतनी आलीशान ज़िंदगी को छोड़कर पहाड़ों में आता है तो पानी, सड़क, बिजली और रोज़गार जैसी जो बुनियादी दिक्कतें हैं उसका सामना करना पड़ता है। तो हम जानना चाहेंगे कि फ़िल्म में इस व्यवहारिक चुनौती को किस तरह से बैलेंस करती है ताकि युवा इमोशनल होकर वापस ना लौटें बल्कि एक ठोस प्लान के साथ वापस लौटें। देखिए, जैसे सब लोगों ने कहा और आप जानते हैं, मैं बहुत सारे एवेन्यूज हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप गांव घूमना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। और वो काम ऐसा नहीं कि दिल्ली, मुंबई, मद्रास में आपको प्लेटर पे कोई चीज मिल रही है, आपने गए और इससे ज्यादा मेहनत होती है। कॉल सेंटर का बच्चा 2-2, 2.5 घंटे ट्रेवल करता है, 20-22 हजार रुपए तो तनख्वाह मिलती है, उसके बाद वापस आता है और जॉब किस दिन निकल जाए पता नहीं होता। वही, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं कहीं शूट कर रहे थे हम लोग, तो मैंने टैक्सी ली कहीं से कहीं जाने में, तो और हमारा एक बिजनेस ट्रांसपोर्ट का भी है, तो वो हमने उसको मैंने कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, तो वो कहने लगे दिल्ली आके क्या करूंगा, अपना किराया दूंगा, खाना खाऊंगा और जो आप पैसे दोगे उसमें से इतने बचेंगे, इससे ज्यादा तो मैं यहीं बचा लेता हूँ। एक माइंड है। माइग्रेशन इसीलिए होता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे अमेरिका हो, आदमी बड़े शहर की तरफ भागता है उस को पाने के लिए। और यकीन मानिए 80% लोग सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, 20% सक्सेसफुल होते हैं, वो कहीं फिर वापस पहाड़ में आ ही रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं और दर साहब हम दिल्ली में बिजनेस करते हैं, अब हम माइग्रेट हो गए हैं उत्तराखंड में, हम उत्तराखंड रहते हैं 20 दिन अपने। तो इसलिए हम जी रहे हैं, तो हम लोगों को बता रहे हैं कि आप भी जा सकते हैं वापस। ये समस्या जो पलायन की है, ये समस्या पलायन की सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है। आप देखोगे अरुणाचल से लेके उत्तराखंड तक, जिसमें JNK और सारे 7 सिस्टर्स और सब जो अपने माउंटेन्स के हैं, सब में ये प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ एवेन्यूज कम हैं देखने। बट आजकल के दौर में इंटरनेट के हिसाब से वो आजकल तो वहाँ भी काम हो सकता है। यू कैन हैव अ बैक ऑफ कॉल सेंटर इन हरिद्वार। बहुत सारे हमारे जानकार हैं जिन्होंने ऋषिकेश हरिद्वार में कॉल सेंटर खोला है, जो वो दिल्ली में पहले थे। वो उनको जो एम्प्लॉई है उसको भी थोड़ी सी कम सैलरी देनी पड़ती है और एम्प्लॉई जो है उसको भी अपना खर्चा वर्चा कम होगा क्योंकि वो इज अ लोकल, उसको किराया नहीं देना है, वहाँ उसको नौकरी मिल रही है। बहुत सारे हमारी पिक्चर में एक डायलॉग है इनके बीच का, तो पूछता है कि माता जी गुजर हो जाता है, तो ये जवाब देती है, बेटा खर्चा ही कितना है। तो पहाड़ में पेंशन मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी लो। तो ये हमारा एक माइंड सेट है जो आजकल के जमाने ने नैरेटिव सेट कर देते हैं हर जगह है। जैसे इन्होंने बताया, पंजाब खाली हो रहा है, लोग कनाडा चले जा रहे हैं, मुंबई चला जा रहा है, कश्मीर खाली हो रहा है, हम भी आए वहाँ से। तो it's not Uttarakhand problem, it is a worldwide issue and it is to be solved when people will go back. Or what you are losing, you don't know. You are losing health. You are losing good air, good अच्छा पानी, अच्छा हवा, आप ऑर्गेनिक फूड। और वहाँ आप जब शहर में जाते हो स्ट्रगल, वहाँ क्या मिलता है, पोल्यूशन, केमिकल हमारे दिल्ली में 45-46 डिग्री हो रहा है, तो आप समझ लो। बिल्कुल। और अभी तो इस टाइम पे लोग दिल्ली छोड़ रहे हैं। हाल ही में अभी हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा हुआ। राइट। इसका जवाब नहीं दे सकता है, लेकिन एक सवाल है और वो क्वेश्चन इस तरह से है कि फिल्म का एक बहुत खूबसूरत सा पहलू है कि शहर के पढ़े लिखे लोग और दोस्त गांव आते हैं। कोई शहर से आया, रंग गया वहीं की मिट्टी में, वहाँ के खेलों में, वहाँ के मेलों में, और एक तरीके से वो उस मिट्टी में जमना चाहता है। लेकिन कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि भाई मुझे जॉब पे वापस जाना है, कॉलेज है मेरा। तो आज का जो युवा है, आज का जो शहरी युवा है, सच में पहाड़ों की लाइफस्टाइल और वहाँ के जीवन और वहाँ की संस्कृति को समझने के लिए तैयार है, या फिर पहाड़ उसके लिए सिर्फ एक हफ्ते का वैकेशन है? ये भी एक डायलॉग हमारी पिक्चर का ही है। जब वो लड़का आके कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो कहते उसकी वो कहती है
ये गर्मी की छुट्टियों के इशू है। तू जा बेटा, हम अपनी जिंदगी जी डायलॉग लेंगे। सर ये है कि ई बता गर्मियों की छुट्टी तक अच्छी लग देना और यूं तो आंधी सोप जम जादन, ये डायलॉग हमारा। तो ये सच है, पर वो आके सोच रहा है, वंस यू ड्रीम यू कैन अचीव। वो सोच रहा है कि मैं यहाँ कुछ करूँ, आए मिलेंगे, एवेन्यूज मिलेंगे, करेंगे लोग। धीरे धीरे लोग रिवर्स माइग्रेशन की तरफ आ रहे हैं, लोग कर रहे हैं। और एक यही कि जो रैथल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसीलिए हमारी फिल्म का जो एक थीम है ना, ऐसे गांव से है, वहां उन्होंने अपने प्रधान की फोटो लगा रखी है जिन्होंने ये काम किया रैथल में, राणा जी की। वहां एक दयारा बुग्याल करके ट्रैक है जो समर और विंटर दोनों में चलता है, स्नो में भी और उसमें भी। आज भी आप जाएंगे तो रोज कम से कम वहां पे 4 या 5 टेम्पोज आते हैं भर के लोगों के ट्रैकिंग के लिए। होम स्टे इज अ सेकंड, एवरी हाउस इज होम स्टे, अलावा कैश क्रॉप के वहां पे। तो हम घूमे, हम देखिए गांव पहाड़ में वैसे ही छोटे होते हैं, कई जगह 5 मकान का गांव है। अब वो 5 मकान चले गए तो कहें गांव भूसा हो गया, पर बहुत सारे छोटे छोटे और शहर बस रहे हैं। और जैसे हमारे कब ये है कि भाई हम अपने ट्रेवल डेस्टिनेशन और बनाए, सरकार की एक, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी योजना है कि एक हम और ट्रेवल डेस्टिनेशन बनाए। तो छोटा हमारे पास तो अथाह वो है। दिल्ली का आदमी पागल हुआ है, या हरियाणा का आदमी या चंडीगढ़ का आदमी कि मैं पहाड़ों में जाऊं और कुछ दिन गुजारूं। तो आपका इतना बड़ा रोजगार का मुद्दा है, तो युवा उसके लिए बहुत काम कर रहा है। हमारी दिल्ली में लक्ष्मी रावत जी का बेटा, वो हिमाचल में कैफे चलाता, बहुत बड़ा, बहुत उसने बढ़िया खोला है। तो लोग जाके काम करेंगे। युवा तो बहुत ही एनर्जेटिक है, मैं मानता हूँ आज का युवा बड़ा प्रैक्टिकल है और बड़ा एनर्जेटिक है, और वो समझ जाता है उसको करना क्या है। नहीं, दिल्ली में तो क्या कहते हैं, अमेरिका वगैरह क्लासेस चल रही हैं गढ़वालियों की, ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। हमारे दिल्ली के साथी हैं थिएटर वाले, ऑनलाइन क्लासेस जिनको दे रहे हैं, गढ़वाली में, बोल कुमाऊनी में, दोनों क्लासेस चल रही हैं और वो पढ़ते हैं। तो अभी पता नहीं लग रहा ना लोगों का, एकदम एक वर्ल्ड लेवल पे जब पता चलेगा तो सब पता चलेगा। हम जैसे हमें ही पता, वो क्लासेस लेते हैं, किसी को नहीं पता है। बिल्कुल, ये सब चीजें भी हैं। देखिए, शुरू में लोग चकाचौंध को चुनते हैं, उस चकाचौंध के पीछे भागते हैं और उसके बाद सुकून ढूंढने वापस अपनी जड़ों में आते हैं। और कुछ घंटोल में रह जाते हैं। घंटोल मीन्स अ स्टेट ऑफ डिलेमा, बेसिकली कश्मकश। तो कुछ सही बोला सर ने, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। ये कहानी का थीम है कि भाई जो जाना चाहता है वो उसको उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता, कश्मकश में ही रह जाता है। क्या करूं अगर फेल हो गया। एक चीज और मैंने देखी, जो मैंने दिखाया है फिल्म में, जो गाँव के जो लोग ऑलरेडी वहां रह रहे हैं ना, वो थोड़ा एक्सेप्ट कम करते हैं। उसका डायलॉग है कि सारी जिंदगी तो इन्होंने गांव शहर में बिता दी, और जब शरीर जवाब दे रहा तो यहाँ आ गए, और इनके वो सांगी उठा के कंधा खिसकी। वो नेगी जी का एक गाना है ना, जुलीगी यूं दो, जुलीगी पैंच यूं दो, रूड़ी आई लौटानो कुन। मेरा अगला सवाल आप दोनों से है, क्योंकि अगर हम यहाँ के युवा की बात करें तो अगर यहाँ के युवा एक्टर बनना चाहते हैं या फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो अमूमन घर वाले कहते हैं कि अरे ये कौन सा काम है, ये तो कोई काम नहीं है, कोई सरकारी नौकरी कर या फिर बड़े शहर जा, वहाँ पे जॉब कर। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने घर वालों के साथ में कितना पापड़ बेलना पड़ा एक्टिंग के लिए, और आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी उत्तराखंड के युवा का साथ नहीं देते हैं, अपने बच्चों का साथ नहीं देते हैं इस फील्ड में आने के लिए। देखिए, ये तो फैक्ट है कि इस लाइन में स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी फिर हर फील्ड में कम है और चैलेंजेस हर फील्ड में है। तो हर पेरेंट का एक, अगर मैं एज अ पेरेंट सोचूं तो जैसे मेरा बेटा भी अभी ड्रामेटिक्स में भी है और वो पढ़ भी रहा है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिकॉज इसमें चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बिकॉज इतना स्ट्रगल और इतने लोग हैं इस लाइन में कि लगता है कि यार कैसे चांस मिलेगा। तो मैं भी उसे बोलती हूँ कि पढ़ाई पर फोकस कर। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मना कर दें अपने बच्चों को कि आप इस फील्ड में जाओ ही मत। मैं ये मानती हूँ, अगर हम ये सोचें कि भाई आप एकेडमिक्स को हमेशा प्रेफरेंस दो, एकेडमिक्स भी करो और आप इधर भी ट्राई करते रहो, आपका जहाँ लक साथ देगा आप वहाँ जाओगे। सिंपल सी चीज़ है। तो इट्स नॉट दैट कि आप इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आप अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हो और पूरी शिद्दत के साथ उस पर जुड़े हुए हो। लेकिन हाँ, वो हर फील्ड के लिए कि एक बैकअप इंसान को अपने जीवन में हमेशा रखना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड होकर नहीं रहना चाहिए। और ये एक्टिंग पे ही नहीं लगता, हर चीज पे, ये सब चीज़ पे लागू है। सिनेमेटोग्राफी कर रहे हो आप, साउंड इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, म्यूजिक कर रहे हो, हर चीज इतने फील्ड है इस लाइन के अंदर। एक्टिंग ही नहीं है,
एक्टिंग इज वन थिंग, ग्रेस ऑफ गॉड, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है। क्योंकि जब हमने बहुत सारी चीजें, जब हमने साउंड इंजीनियर लिया था ना तो 10 फोन आए थे मेरे पास, काम तो हमने एक को दिया ना। आप ये सोचो। सर का क्या कहना है इस पर? क्योंकि जैसा आपने मैम कहा, क्योंकि आप भी एक्टिंग फील्ड से हैं, तो आप अपने बच्चों को प्रमोट करेंगी, मतलब सपोर्ट करेंगी कि वो भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बट बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू किया था जो सिंगिंग करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे फैमिली या हमारे रिश्तेदार या हमारी जो सोसाइटी है वो इसको काम ही नहीं समझती है। उसे लगता है कि इससे पैसे नहीं आएंगे, तुम कुछ अच्छा काम करो। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि उन पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चों के इस करियर के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपने परिवार की बात बताता हूँ। मेरी जो बड़ी बिटिया है नम्रता रावत, तो वो उसको बचपन से गाने का शौक था। तो जैसे हमने देखा कि यार इसको तो ये अच्छा गा रही है, तो जब उसने स्कूल के लोकल कंपटीशन लड़ने शुरू करे तो उसने अच्छा काम किया, उसमें प्राइजेस लिए। तो फिर हमने उसको गंधर्व महाविद्यालय में म्यूजिक के लिए, क्लासिकल के लिए डाल दिया, और आज वो म्यूजिक टीचर है एक अच्छे स्कूल में। तो मैंने तो अपने बच्चे को प्रमोट किया इस मामले में। बाकी हाँ, ये तो पक्की बात है कि खास करके एक्टिंग में, क्योंकि आज कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर कोई आदमी बोले कि मुझको इसी को करियर बनाना है तो थोड़ा रिस्क जोन होता है। ये तो सच्ची बात है और हर इसको मानना पड़ेगा। तो जैसे ममता जी ने कहा कि एक साथ साथ बैकअप लेके चलो। बिल्कुल। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं 19 साल की उम्र में थिएटर ज्वाइन कर लिया था और मंडी हाउस में, और आज भी कर रहा हूँ टाइम निकाल करके। इतने साल मुझे हुए थिएटर करते हुए। NSD के डायरेक्टर्स हमारे गुरु रहे हैं सारे, क्योंकि मोहनु प्रीति जी NSD में थे, तो वो शाम को हमको उनके डायरेक्टर MK रैना, सुभाष उद्गाता, लोकेंद्र त्रिवेदी, ये सब हमको सिखाने के लिए आते थे। तो मेरे फादर ने मुझको खुद बोला कि बेटा क्या इरादा तेरा? तो मैंने कहा जी एक्टिंग करनी है। फिर समझाया उन्होंने। फिर मैंने कह रहे तेरे को 8-9 साल हो गए थिएटर करते हुए, 6-7 साल 8 साल, कितना पैसा मिला? तो पैसा तो थिएटर में मिलता नहीं है, आज भी नहीं मिलता। तो पापा ने कहा कि बेटा ऐसा है, कुछ नौकरी कर ले, हम सरकारी लोग हैं, कुछ सरकारी काम वो पकड़ ले। तो वो दिल्ली पुलिस में फिर सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए। फिर हमने उसको भी रखा, और पोस्टिंग थोड़ा सा हमने ऐसी रखी अपनी कि भाई इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल पाएँ। और ज़्यादातर छुट्टियाँ मेरी बस इसी में जाती हैं, कहीं एक्टिंग के लिए और कहीं थिएटर के लिए, थोड़ा बहुत जो समय निकाल पाता हूँ। तो मैंने फिर अब ये पक्का है कि महीने में एक सैलरी आनी ही आनी है। अब मैं चाहे रैथल में बैठा हूँ या आपके सामने बैठा हूँ या शूटिंग में हूँ, कहीं भी हूँ, तो एक फिक्स अमाउंट आना बहुत ज़रूरी होता है। हर कोई पेरेंट ये चाहता है। लेकिन हाँ, टेक्निकल लाइन में चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि जैसे आप साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग है, साउंड रिकॉर्डिंग, आप कैमरा बहुत बिजी हैं, आप DOP बन जाओ, तो उसमें 80-90% चांसेस होते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपको काम मिलेगा, जॉब मिलेगा। और वैसे मैं ये कहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जगह डेफिनेटली सही होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की भविष्य की चिंता होती है। लेकिन फिर भी उन्हें 3 इडियट्स मूवी तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। हमें सारे आंसर उसी मूवी से मिल जाते हैं कि आप अपने बच्चे को शायद उस रेस में दौड़ा के उसे पैसे दिला दोगे पर उसे सुकून नहीं दिला पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों के सपनों के साथ होना चाहिए, उनके सपनों पर यकीन करना चाहिए, और हाँ, उन्हें एक बैलेंस सिखाना चाहिए। बाकी आपको उनके साथ होना चाहिए अगर वो कुछ करना चाहिए, बिकॉज एक जिंदगी मिली है। अगर आप उसे उनके हिसाब से नहीं जीने दोगे तो वो पैसे कमा लेंगे लेकिन वो खुश कभी नहीं रहेंगे। तो आपके लिए आपके बच्चे का सक्सेसफुल होना जरूरी है या उसका हैप्पी होना जरूरी है? अल्टीमेटली इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज है हैप्पीनेस। तो आप अपने बच्चों की हैप्पीनेस देखो, उनकी सक्सेस पैसों से मत तोलो, उनके मन के सुकून से तोलो, बस। अच्छा, जब फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तो उसके बाद कोई आपको ऐसा कमेंट मिला या किसी ऐसे प्रवासी का कॉल आया जिन्होंने ये कहा हो कि हमने तो अपने छुट्टियों की जो टिकट है वो बुक कर ली है, हम गांव जाने वाले हैं? कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसा फीडबैक? ऐसा कमेंट एक बॉम्बे से आया, बड़े भावुक थे वो आदमी। उन्होंने कहा मैं 30 साल से अपने गाँव नहीं गया और इस बार मैं अपने गाँव जाऊँगा। वो हमारे जो क्लिपिंग में है वो ऐसी एक आदमी ने कहा कि ये मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की कहानी है।
होगा, शायद उसका कुछ पारिवारिक हो रहा होगा। वो कहने लगी मुझे लगा मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा यार गांव जाना चाहिए। ये मैसेज अपने आप में बड़ा सशक्त है कि जो ऑडियंस देख रही है, वहां पे लोग देख रहे हैं, वो ये कह रही है कि मेरे को अपने गांव जाना चाहिए। जाएंगे कितने हम नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं, और बहुत सारे यूथ ने भी देखी है पिक्चर। यूथ ने ज्यादा देखी सर। तो यूथ जो है नॉन गढ़वालियों ने, एक दिन मोहन नगर में सारे हमने देखो करे, सारे नॉन गढ़वाली लड़के बैठे। हमारे एक वो इज फ्रॉम हरियाणा, वो है, वो कहने लगे कि ये तो हमारे गांव की भी कहानी है, क्योंकि कहानी जो मैंने कहा ना, ये माइग्रेशन या कह लो जो भी चीजें, वो सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। वहां भी गांव में यही दिक्कत हो रही है, गांव से आदमी निकल जाता है, गांव वापस नहीं आता, और जो आदमी गांव में रहा उसका एक बड़ा नॉस्टैल्जिक व्यू होता है। और मेरी एक आदत है, आप मेरा फेसबुक भी देख सकते हैं पद्मेंद्र रावत के नाम से। तो अभी तो पापा की डेथ के बाद हम थोड़ा कम गए हैं गाँव में। यकीन मानिएगा 3 साल में 3 बारी मैं अपनी फैमिली को लेकर के गाड़ी उठा करके गांव जाता हूं अपने। और अभी मुझे था कि अभी मैं जा नहीं पाऊंगा, तो फिर जून में हो आया मम्मी को लेकर के 1 हफ्ते के लिए। तो मैं सॉरी, तो जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कई लोग हमको ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि कहाँ जाना है, हमारा तो गाँव में मकान है ही नहीं, टूट गया। मैंने कहा भैया तो गाँव में मकान बनाओ। अच्छा बच्चे भी नहीं जाते हैं। मैंने कहा तो उन्होंने बच्चों को अपनी धरती से जोड़ा ही नहीं है ना। तो जब तक आप अपने बच्चों को अपनी धरती से जोड़ोगे नहीं, उनको वहां से, तो कैसे उनका आपके गांव के प्रति प्यार जगेगा। तो जो लोग समर्थ हैं अब शहरों में, उनको अपने टूटे घर जो हैं उनको बनाना चाहिए और आना जाना चाहिए। राइट, बिल्कुल। ये जो रिवर्स माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। ये आप यूपी के गांव में देखिए, बिहार में देखिए, राजस्थान, पंजाब, हर जगह पलायन हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि ये जो मूवी है, क्या ये यूट्यूब पे है? ये अभी तो थिएट्रिकल रिलीज ही है। Okay. और भगवान की दया से अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है, पर इन कमिंग डेज जोधा फिल्म के चैनल पे ये यूट्यूब पे है। और ये कितने लैंग्वेजेस में? ये गढ़वाली में है और इंग्लिश सब टाइटल के साथ है। Okay. जो इससे पुरानी फिल्म हमारी जो जोधा फिल्म्स के बैनर तले जो चक्रव्यूह बनी है, वो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और इवन नेपाली में भी डब हुई है। नेपाली तो हमने रिलीज नहीं करी। हाँ, बट घंटोल मैं सच बताऊं, आप अगर खुद भी देखोगे ना, जो अगर नॉन उत्तराखंडी भी है ना, मेरी कई फ्रेंड्स आई थी, वो उनको पूरी समझ में आई, उनको सबटाइटल्स भी नहीं देखने पड़ रहे थे। वो बोल रहे थे बहुत बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझ में आ रही है। कल एक फैमिली बैठी हुई थी कर्नाटक की, और वो मैंने कहा आपको समझ आई? कह हाँ पूरी। एक साउथ के 2 लड़के थे, जब हम बाहर जा रहे थे गाड़ी में, तो वो आए, उन्होंने हमको पहचाना, अरे ये तो हमसे हमारे साथ फोटो खिंचाया और बड़ी तारीफ करी कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। एक्चुअली जो साउंड हमने डबिंग नहीं की ना, जो हमने वहीं पे लिया ना, उसकी वजह से जो क्लैरिटी ऑफ डायलॉग्स है ना, वो इतना क्लैरिटी से आ रहे हैं ना, इमोशंस और इमोशंस, बिकॉज लैंग्वेज से भी बड़ी चीज होती है इमोशन। वो इमोशन आपको पर्दे से खींच रहे हैं, वो मैजिक जो है ना, वो आप फील कर सकते हो, वो म्यूजिक में, हर चीज में। हमने आपका बहुत सारा समय ले लिया, लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ। आपके साथ सारे यंगस्टर हैं काम करने वाले, और आप काफी खुद भी यंग है। इनका नाम आयरन लेडी है, आयरन लेडी सुशीला रावत। तो सवाल सिंपल, और उसको आप अपने उम्र के तकाजे, तजुर्बे या अनुभवों से बता सकते हैं कि आपने इंडस्ट्री को देखा है, थिएटर को देखा है, आपने कहा कि आप वहाँ से आए, यहाँ आए, ये लैंग्वेज सीखी। उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री का वो दौर और ये दौर कितना अभी कितना और इसको डेवलप होना पड़ेगा, और क्या रंग था उस टाइम पर और क्या रंग है अभी, और आगे का कौन सा रंग जाएगा? मतलब अब मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूं। मेरा अनुभव देखो, पहले हमने जो फिल्में बनाई थी, बड़ी फिल्में भी बनी थी, उसमें ऐसी बात नहीं, हम लोगों ने काफी काम किया। औसी की रात हो गई, ये हो गया, सब में मैं पहले एज ए एक्टर आती थी। ओके, एज ए एक्टर मैंने काम किया है, और बहुत सारी मेरी मूवीज हैं जो मैंने करी। उसके बाद फिर मैं 2002 में मंगतू बोले एक बनाई थी, वो मेरे ख्याल यूट्यूब पे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो स्टार्ट हुआ ना, बढ़ता ही गया। उसके बाद फिर हमने एक उर्मिला बनाई, वो तो खैर अभी विवादों में पड़ी हुई है। फिर हमने दूरदर्शन के लिए एक उत्तराखंड का जो पहला सीरियल आया, अभी तक उसके बाद कोई सीरियल भी नहीं आया, भागीरथ प्रयास, वो हमारे जोधा फिल्म से था, उत्तराखंड दूरदर्शन ने दिखाया।
उसके बाद हमने ये अपनी बनाई चक्रव्यूह। वो मैंने ओथेलो की कहानी को गढ़वाली में रूपांतर करा। शेक्सपियर की कहानी है ओथेलो वाली, वो हमने उसको पूरे उसमें लगा और बिल्कुल परिवेश वही लिया। और उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट ये करा कि हमने उसमें ना अपनी जो हमारी कॉस्ट्यूम्स हैं, पुरानी कॉस्ट्यूम्स जो आप लोग नहीं जानते होंगे, काफ़ी पब्लिक नहीं जानते होंगे, आज की जनरेशन का तो कह नहीं सकता, हमने उसको इंट्रोड्यूस करा। उसके लिए कैलाश भट्ट जी थे, वो रिसर्च कर रहे थे उत्तराखंड कॉस्ट्यूम पे। उनको हायर किया, उन्होंने वो कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करी, उन्होंने वो कॉस्ट्यूम्स बनाई। दुर्भाग्य हमारा ये था कि फिल्म रिलीज़ होने से पहले अचानक उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ हो गई, उनके जो असिस्टेंट वगैरह थे, मैंने उनसे मांगी भी। मैंने कहा उनके ना फ़ोन पे बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स हैं, ये है। वो कहते वो पता नहीं कहाँ से, मतलब वो एक इतिहास खत्म हो गया भट्ट जी के साथ। तो ये मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी हेल्प करे, ताकि वो हमारा जो वो है जमा रहे, हमारी जो उन्होंने मेहनत करी थी ना अपनी कॉस्ट्यूम से, वो सब खराब हो गई। पर फिर भी हमने कुछ हद तक उनकी कॉस्ट्यूम्स अपनी फिल्म में जिंदा रखी और वो हमेशा जिंदा रहेंगी। वो थोड़ा सा हमारा सौभाग्य है। और वो फिल्म भी लोगों ने बहुत पसंद करी थी। उसमें हमारे इनको बेस्ट एक्टर पद्मेंद्र जी को बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था, बेस्ट हीरो का अवार्ड मिला था। तो और इससे पहले मैंने एक छोटे बच्चों को, मैं एक्सपेरिमेंट तो करती रहती हूँ, ये तो बात, ऊखीमठ गए थे, छोटे बच्चे थे, गांव के ही बच्चे थे जिन्होंने कभी कैमरा भी नहीं देखा था। उनको लेकर मैंने एक छोटी फिल्म बनाई 1.5 घंटे की, 2 दिन। तो वो 2 दिन जात पात को लेकर वो प्रॉपर फिल्म, उस फिल्म को तो मेरे बहुत अवार्ड मिले थे। उसको बेस्ट स्टोरी का मिला था, बेस्ट डायरेक्टर का मिला था, बेस्ट एक्टर का मिला था, बेस्ट कैमरामैन का मिला था और एक कुछ और मिला था। मतलब 5 अवार्ड उसको मिले थे। तो मतलब ये, और वो सिर्फ गांव के बच्चे थे। कितने थे, कोई 10 साल का था, कोई 12, 5 छठी के बच्चे थे वो छोटे छोटे। उन्होंने क्या एक्टिंग करी, वो जो हीरो का लोड का उसको बेस्ट एक्टर का ले गया वो। तो ये है, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, ये मेरी हॉबी भी है। और ये भी फिल्म हमारी, समझ लो हमने एक रिस्क लिया था, फ्लॉप भी हो सकता था। आप यकीन नहीं करेंगे, जब फिल्म रिलीज हो रही थी, सर से पूछो, मेरे को बुखार हो रहा था, मेरे को कंपकपी हो रही थी, मैं डर रही थी कि ये मतलब क्या होगा। पर जैसे इंटरवल के बाद आई तो उसके बाद आज तक कोई मतलब बुखार तो छोड़ो मेरे को कभी प्यास भी ढंग से नहीं लगेगी। और जहाँ तक आप उसकी बात कर रहे हैं कि इस एज में मेरे जो बच्चे होते हैं, मैं कहते हैं ना, आप जिस माहौल में रहोगे, मैं छोटे बच्चों के संग रहती हूँ ना, तो मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी मानती नहीं हूँ अपने को। और सारे ये लोग मेरे संग ऐसे घुले होते हैं, इनको भी कोई झिझक नहीं होती कि भाई इतनी बड़ी है, हम इनसे कैसे बात करें। सब नॉर्मली हम रहते हैं, बड़े हंसी मजाक वगैरह सब चलता रहता है। और जो भी बच्चा आता है, हम, और एक तरह से मेरे ख्याल से दुनिया भर की पूरे उत्तराखंड की दीदी हूँ, चाहे वो छोटा बच्चा दीदी बोलेगा, बड़ा बच्चा दीदी बोलेगा। तो ये है, तो वो उम्र कोई वो नहीं है, उम्र सिर्फ एक नंबर होती है और कुछ नहीं। और जब हम शूट करते हैं, सबसे पहले मैं वहाँ होती हूँ। अभी इसमें हमारी फिल्म में आप एक सूर्य उदय का सीन देखेंगे। 6 बजे हम लोग ऊपर पहुँच चुके थे, तो सूर्य निकला 7 बजे और मेरे दोनों हीरो वहीं बैठे रहे कि एक सीन अगर ये थोड़ा सा भी हिल गया तो आपको ये सीन लेने दोबारा आना पड़ेगा। और हम 2 घंटे वहीं बैठे रहे, मेरे हीरो वगैरह हम सब बैठे रहे। जैसे सूर्य की पहली किरण हुई, कैमरा वैमरा सब ऑन था। अब क्या सीन निकल के आया, हमने पोस्टर सीन वही बनाया अपना। और दीदी के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा, इतनी मल्टी टैलेंटेड है कि शुरुआत तो इनकी हुई थी एक्टिंग से, थिएटर से, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग, अपनी इनकी लिखी हुई कई कहानियों पे फिल्में बन चुकी हैं, डायरेक्शन तो ये करती हैं और गाने भी बहुत अच्छे लिखते हैं। इस फिल्म में भी आपके टाइटल सॉन्ग मेरा ही है। हाँ, इस फिल्म में भी गंगतोल में, तो सब जिसको कहते हैं कि कंप्लीट पैकेज। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हम बात कर रहे थे घंगतोल उत्तराखंड मूवी के बारे में। उत्तराखंडी मूवी है ये, और श्रोताओं से अपील है कि सभी इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने घर वालों से भी शेयर करें, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, क्योंकि ये हर चौथे घर की कहानी कहीं ना कहीं है। और मैं घंगतोल के पिलर्स के बारे में ये कहना चाहूँगी, इन्होंने ये फिल्म इसीलिए बनाई है, बात करके मुझे पता चला कि इनकी भी कहानी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, शहर से गांव, गांव से शहर। और आप लोगों ने ये फिल्म बना के मुझे लगता है कि उत्तराखंड की तरक्की और जो यहाँ की यूथ है उनकी तरक्की के बारे में सोचा है। और अब बारी हमारे श्रोताओं की है। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे मोमेंट शेयर किए इस मूवी के बारे में और अपना अच्छा कीमती टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।